नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 65। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर पूरे 64 सेट देखे विस्तार के साथ। चलिए उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे 65 नंबर सेट। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था। तो उदयन हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का? हर्यक वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। वहीं हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यही उदयन का पुत्र नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद था इसका, और अंतिम शासक था नंदीवर्धन। वहीं मौर्य वंश की बात करें तो इसका संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका अंतिम शासक था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त अंतिम शासक था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय इसका निर्माण कराया था पाल वंश के शासक थे गोपाल। किसने कराया था? गोपाल ने कराया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण। वहीं बात करें नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त। किसने कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। वहीं आप लोग बताएं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ये पाल वंश के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? तो ये किया था कैप्टन डरबन को। ऑप्शन नंबर बी। किसे किया था? कैप्टन डरबन को हराया था बापू कुंवर सिंह ने। वहीं बात करें कुंवर सिंह, ये जो है बिहार के आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहीं बात करें दिल्ली से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, और उसका सैन्य नेतृत्व संभाला था बख्त खान ने। किसने? बख्त खान ने। वहीं कानपुर से, तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने, और नाना साहब का सेनापति था टाटिया टोपे। कौन था? टाटिया टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, वही आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर से अजीमुल्ला खां। इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश दिया था W.C. आर्चर ने। किसने दिया था? W.C. आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया, और इसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। कितने छात्र? 7 छात्र शहीद हो गए थे, और सब ने अपने सीने में गोलियां खाई थी, और अंत में जाकर उन्हें तिरंगा को फहरा ही दिया था सचिवालय के पास। वो 7 छात्र कौन थे? एक बार नाम जान लेते हैं। तो पहला छात्र था देवीपद चौधरी। पहला जो गोली खाया था देवीपद चौधरी ने खाया था। दूसरा गोविंद सिंह ने खाया था। तीसरा रामानंद सिंह ने खाया था। चौथा राजेंद्र सिंह, उसके बाद जगतपति, उसके बाद सतीश झा, और सबसे अंतिम में उमाकांत सिंह ने गोली खाई थी, और 7 वहीं पे शहीद हो गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का पटना आगमन इसका कब हुआ था? तो ये 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। वहीं बात करें साइमन कमीशन, तो इसका गठन लंदन में कब हुआ था? तो लंदन में हुआ था नवंबर 1927 को। नवंबर 1927 को। अब मुंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई पहुंचता है, और पूरे भारत में इसका विरोध होता है। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और इसी का विरोध करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हो गए, और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें।
तो सबसे अधिक संख्या है हिंदू की, उसके बाद मुस्लिम की, उसके बाद ईसाई की और उसके बाद बौद्ध की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में, कहाँ, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। वहीं सर्वाधिक एसटी वाला जिला है गया। सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? गया। और जनजाति वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। वहीं सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला किशनगंज है। कौन है? किशनगंज है। चलिए दोस्तों देखते। प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी? तो ये संज्ञा दिया था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने दिया था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ? केवल राज्यसभा में। जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में कर सकते हैं, किसी भी सदन में कर सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति की बात है तो उपराष्ट्रपति का पद यह अनुच्छेद 63 में वर्णित है। किसमें है? अनुच्छेद 63 में वर्णित है। वहीं 64 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 कह रहा है कि राष्ट्रपति का अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। वहीं बात करें 66 में तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है। उसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। वहीं 67 में उसकी पदावधि की चर्चा है। चलिए प्रश्न है, निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप में सत्ताधारी दल का ही होता है? तो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह सत्ताधारी का ही होता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। कहाँ के? लोकसभा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 ईयर और प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 ईयर। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है प्रायः विपक्षी दल का होता है। वहीं सरकारी उपक्रम समिति, तो सरकारी उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। वहीं बात करें ये सार्वजनिक उपक्रम समिति, वहीं बात कर लेते हैं हम लोग विभागीय स्थायी समिति। तो विभागीय स्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 31। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो पंचायतों में कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 243 के डी के तहत। 243 के डी के तहत पंचायत में स्थानों का आरक्षण का वर्णन है। वहीं बात करें अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा की चर्चा है। 243 बी में पंचायतों का गठन का चर्चा है। 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में। तो हम लोग जानते हैं 3 लेवल पे होता है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो पंचायतों की संरचना के बारे में है अनुच्छेद 243 के सी में। वहीं 243 में पंचायतों की परिभाषा है। हम लोग जानते हैं पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना अनिवार्य है? तो कितने माह के भीतर रखा जाना अनिवार्य है? तो 2 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर उसे संसद के समक्ष रखना अनिवार्य होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें राष्ट्रपति शासन, तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और इसे संसदीय अनुमोदन हेतु साधारण बहुमत से पास होना अनिवार्य होता है। वहीं बात करें इसके लागू होने पे मौलिक अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसे अगर समाप्ति की बात करें तो राष्ट्रपति स्वयं इसे वापस
ले सकता है। वहीं राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं, जबकि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाए जाते हैं। वहीं राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है, अधिकतम 3 वर्षों की अवधि की तक, अधिकतम 3 वर्ष। पहले बार यह 2 माह के लिए लगता है, यानी 60 दिन के लिए। अगर संसद उसे अनुमोदित कर देता है तो अगले 6 माह तक लगता है, और अधिकतम यह 3 वर्ष तक लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने वाली उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? यानी केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद का निपटारा होता है वह जो है सुप्रीम कोर्ट का किस शक्ति के अंतर्गत आता है? तो वह प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्णन अनुच्छेद 131 में है। अनुच्छेद 131 इसमें जो है एक और सरकार, भारत सरकार तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हो सकता है। एक और भारत सरकार और या एक से अधिक राज्य हो सकता है और दूसरी ओर एक से अधिक अन्य राज्य भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो ये किसे अंतर्गत आता है? प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। वहीं अपीलीय अधिकारिता, तो अपीलीय अधिकारिता में ऐसे अभियोग आते हैं जिसका आरंभ तो निचले अदालतों में होता है, लेकिन उसके निर्णय के प्रति सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसे संवैधानिक मामलों के लिए अनुच्छेद 132 के तहत अपील की जा सकती है। दीवानी और सिविल मामले के तहत अनुच्छेद 133 के तहत अपील किया जा सकता है। फौजदारी मामलों के तहत, फौजदारी मामलों के लिए अनुच्छेद 134 के तहत अपील किया जा सकता है, और विशेष अपील सुनने का अधिकार अनुच्छेद 136 के तहत। वहीं बात कर लेते हैं रिट अधिकारिता। तो हम लोग जानते हैं 5 तरह के रिट जारी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी। वहीं पर ये परामर्शी अधिकारिता, तो ये इसके अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद 143 में वर्णित है, इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान से प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? तो किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? तो अमेरिका के। किस देश में? अमेरिका में। और भारत में भी प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका के संविधान से भारत में क्या क्या लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, और यही प्रस्तावना का विचार। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक, ये सारे लिए गए हैं ब्रिटेन से। वहीं बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने पेश किसने किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और इस प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किन जिलों में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो किस जिले में? तो यह कैमूर जिले में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें मुंगेर में कौन सा अभ्यारण्य है? भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ? मुंगेर में। वहीं गया में भी एक अभ्यारण्य है बोध गया के पास। कौन सा अभ्यारण्य है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। वहीं नालंदा में भी है राजगीर अभ्यारण्य। वहीं एक आता है गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तो गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य यह कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में है। वहीं उदयपुर अभ्यारण्य बेतिया में है। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रदूषक और उससे प्रभावित अंग, एस्बेस्टस, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। शीशा
से उदर प्रभावित होता है, पारा से रक्त धाराएं प्रभावित होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डायलिसिस। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस या किससे संबंधित है? यह वृक्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस वृक्क से संबंधित है। वृक्क यानी किडनी। तो स्तनधारियों में किडनी का जो है वजन कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। कितना? 100 पर किडनी का 140 ग्राम होता है। और यह मनुष्य तथा स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यही बात करें वृक्क, किडनी का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो बाहरी भाग को कोटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कोटेक्स कहते हैं और अंदर का भाग को, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन आता है कि किडनी दिन भर में कितना रक्त फिल्ट्रेट करता है? तो दिन भर में किडनी 180 लीटर खून का फिल्ट्रेट करता है। वहीं किडनी में जो है मूत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो ये कॉर्निया दान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया जाता है? कॉर्निया। रेटिना, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वहीं बात करें नेत्र लेंस, तो मनुष्य का जो नेत्र लेंस होता है वह उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति? उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन सी पट्टी बाहर की होती है? जब प्राथमिक बनता है तो प्राथमिक में लाल पट्टी बाहर होती है और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी बाहर होती है। कौन सी? बैगनी बाहर होती है, बैगनी। वहीं इससे क्वेश्चन बनते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितना बार अपवर्तन और कितना बार परावर्तन होता है सूर्य किरण का? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। 1 बार परावर्तन होता है। वहीं द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परावर्तन होता है। 2 बार परावर्तन होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बायोगैस में मुक्ता होती है। तो बायोगैस में क्या होती है? CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के मिश्रण को हम लोग बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोगैस। चलिए इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का अवयव क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस इसका अवयव होता है CH4 और C2H6, CH4 C2H6 और CO2 इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। वहीं कोल गैस, तो कोल गैस में क्या क्या होता है? तो कोल गैस तो मीथेन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसके मिश्रण को हम लोग कोल गैस कहते हैं। वहीं प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो CO और N2 जो है प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव है। वहीं बात करें जल गैस तो H2 और CO, इसे हम लोग जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। वहीं गोबर गैस की बात करें तो CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसे हम लोग गोबर गैस और बायोगैस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है देख लेते हैं। तो तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। ध्वनि का वेग प्रेशर पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। आर्द्रता बढ़ाएंगे तो उसमें ध्वनि का वेग बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। आयाम एवं आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है कि माध्यम बदलने से ध्वनि की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? तो थैलेसीमिया ये अनुवांशिक रोग है। वही वर्धता ये भी अनुवांशिक रोग है। हेमोफीलिया ये भी अनुवांशिक रोग है। ल्यूकेमिया ये अनुवांशिक रोग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ल्यूकेमिया यह WBC से संबंधित बीमारी है। किससे? श्वेत रक्त कणिका, WBC।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उत्पीड़न करता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपिंड के निर्माण में उत्पीड़न का कार्य करता है प्रतिजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो जर्कोनियम, इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार जर्केनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। जर्केनियम की बात करें तो जर्केनियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। इसका खोज किसने किया था? क्लोफ्रोंट ने किया था। क्लोफ्रोंट ने इसका खोज किया था। यह जो है इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, चीनी मिट्टी उद्योग में और चमड़े की रंगाई में और विस्फोटक उपकरण बनाने में जर्कोनियम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जनन पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी, किस पर? लैंगिक जनन पर आधारित था। वहीं बात करें किसे मेंडल को ही अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। वहीं अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? विलियम वाटसन ने दिया था। अच्छा, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द दिया था जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण यह किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी, किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं होती है। एक होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया, यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और दूसरा होता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसमें यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है। प्रकाशीय क्रिया जो है किस में होता है? ग्रेना में होता है। और वहीं अप्रकाशीय यानी प्रकाशहीन क्रिया यह जो है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। इससे क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाशीय जो रासायनिक क्रिया होती है वह क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है और अप्रकाशीय स्ट्रोमा में होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि यह सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, किसके बीच? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। ये हुआ कब था? ये हुआ था 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। और एक तरह से कह सकते हैं यही अलीनगर की संधि प्लासी युद्ध का कारण बना था। तो प्लासी युद्ध का बात है, तो प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। इससे पहले ब्लैक होल की घटना हुई थी। कौन सी घटना? ब्लैक होल की घटना। वो कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें 146 व्यक्तियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें अगले दिन मात्र उसमें 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। कितना? 23 व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। कब? तो ये किया था 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को वेलेस्ली की बात करें तो इन्होंने सहायक संधि पद्धति को शुरू किया था। और इस सहायक संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, जो 1798 में स्वीकार किया था। वही इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इसी के समय में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। वहीं बात करें तो इन्होंने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? तो नागरिक सेवा की भर्ती के लिए। वहीं बात करें 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। वहीं लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को क्या कहा था? तो बंगाल का शेर किसने कहा था अपने आप को? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है एम.एन. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो एम.एन. राय के नेतृत्व में
ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1920 में। कब? अक्टूबर 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुत चर्चित पुस्तक है, इसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। कौन है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसके लेखक हैं। वहीं बात करें जयप्रकाश नारायण, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है 1902 ईस्वी में बिहार के सिताब दियारा में। बिहार के सिताब दियारा में इसका जन्म हुआ था। इनकी और पुस्तक है संघर्ष की ओर, साम्राज्यवाद से सर्वोदय, जो 1757 में लिखी गई। और एक प्रश्न आया था कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? तो 1929 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। यही 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। चलिए, इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना किया था। कब? 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन के दौरान इन्हें जो है किसकी उपाधि दिया गया था? तो सरदार की उपाधि दिया गया था। वहीं बात करें एग्जाम में इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं जो सत्याग्रह हुए। कौन कौन? तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। अरेंज करने कभी कभी दे दिया था कौन सा पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद जो हड़ताल जो हुआ था, तो ये कब हुआ था? अहमदाबाद, तो ये 1918 में हुआ था। और ये खेड़ा इसके जस्ट 4 दिन बाद हुआ था, 1918 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह हम लोग जानते हैं 1928 ईस्वी में हुआ था। अरेंज की बात करें तो सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, और उसके बाद खेड़ा, और उसके बाद बारदोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसके महासचिव चुने गए थे। तो इसके महासचिव थे एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया था। एमजी रंगा को महासचिव बनाया गया था। वहीं 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है स्थापना किया था। कब? 1929 ईस्वी में। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था। यानी ये अध्यक्ष थे और महासचिव थे एनसी रंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर बी। और किया कब गया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में किया था। 1839 ईस्वी में किया था। वहीं केशव चंद्र के सहयोग से रनाडे, आत्माराम पंडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 ईस्वी में। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कब? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देख, प्रश्न है मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हुआ क्या था? तो 1856 के अंत में यानी नवंबर दिसंबर में पुरानी राइफल की जगह नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग होता था, जिसे मुंह से काटना होता था। तो इसी के विरोध में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने वहाँ के जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हुसैन की हत्या कर दिया था। हुसैन की हत्या कर दिया था, जिसके बाद उन्हें फांसी दी गई थी और यही 1857 की क्रांति का कारण बना था।
वहीं बात करें मंगल पांडे, तो वह बलिया, यूपी के बलिया के रहने वाले थे, यूपी के बलिया के रहने वाले थे। वहीं 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को इसकी शुरुआत हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था यह लागू किया था थॉमस मुनरो ने। किसने किया था? थॉमस मुनरो। इसके जन्मदाता थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। यह व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया था? तो मद्रास और मुंबई में, मद्रास और मुंबई में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वाम्य स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्त तय की गई थी। वहीं बात करें स्थायी बंदोबस्त, तो इसकी स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। इस व्यवस्था का योजना तैयार किया था जॉन शोर ने। किसने? जॉन शोर ने किया था। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त करके जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था स्थायी बंदोबस्त में। वहीं बात करें महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, तो इसके जन्मदाता था हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। इसे जो है कहाँ लागू किया था? संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया था। इसके व्यवस्था में प्रत्येक महल यानी जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चय किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। किसने किया था? एनजी रंगा। यही एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के कौन थे? महासचिव थे। इन्होंने इसका विरोध किया था। गांधी जी को राम प्रसाद शुक्ल ने 1916 ईस्वी में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था वहाँ मुलाकात की और इन्हें जो है बिहार आने का निमंत्रण दिया और इन्होंने बताया बिहार में जो नील की खेती के लिए वाध्य किया गया था, यानी 3 कट्ठिया प्रणाली जो लागू किया गया था उसके अनुसार, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठिया प्रणाली क्या था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। 20 कट्ठा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की खेती जहाँ होती थी वहाँ पैदावार नहीं होती थी, अन्य फसलों की पैदावार नहीं होती थी और वहाँ की भूमि जो है बंजर हो जाती थी, जिसका विरोध हुआ और गांधी जी आए और यहाँ पे जो है ये इस प्रथा को समाप्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की उपाधि धारण की थी? तो ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है कौन सा उपाधि धारण किया था? सिकंदर शाही की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पे बैठा था 1296 ईस्वी में। इसका बचपन का नाम था अली या गुरसप। अली या गुरसप इसका बचपन का नाम था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए अधिकारी को नियुक्त किया था, जिसमें दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण रखता था। वहीं सहानाए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। वहीं बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक होता था। अच्छा, यह जो है इससे क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के माल जिसे खुम्स कहा जाता था, खुम्स पर यह कितना हिस्सा लेता था? तो खुम्स पर यह 4/5 भाग लेता था, यानी 5 में 4 भाग ये खुद लेता था और एक भाग जो है सैनिकों में बांटा जाता था। एक भाग जो है सैनिकों में बांटा जाता था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने सीरी का किला का निर्माण कराया था। सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी। किसे भेजा था? जयसिंह को भेजा था। वहीं बात करें जयसिंह की बात आई तो ये 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने भेजा था जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध। तो जयसिंह ने ब्रजगढ़ को जीता, ब्रजगढ़ को जीत लिया और शिवाजी से पुरंदर की संधि किया था। शिवाजी से पुरंदर की संधि किया था। इन्होंने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया था। अंत में शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और यह 1665 जून 1665 में संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। किसके बीच? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। वहीं शिवाजी ने 23 किले और 10 लाख खून की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दिया था। इस संधि के अनुसार शिवाजी के पास केवल 12 किले बच गए थे, 12 किले बच गए थे। वहीं शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा भी किया था। वहीं इसके बाद 1666 ईस्वी को
1666 ईस्वी को शिवाजी औरंगजेब से मिलने कहाँ गए थे? आगरा गए थे, जयपुर भवन में, जहाँ औरंगजेब ने इसे कैद कर लिया और चतुराईपूर्ण से फिर शिवाजी वहाँ से भागने में सफल हो गए थे। अच्छा, शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने। काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने ही प्रूव किया था कि जो सेंड्रोकोटस कहा जाता है यह चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। वहीं बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था कब? 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व यह गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में चाणक्य की सहायता से पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस और सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया था। किसको? सेल्यूकस के पराजित किया था। वहीं चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त किस अभिलेख में मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। इसी के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज भारत किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और इसका गुरु कौन था? तो इसका गुरु था चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो महरौली लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आप लोग बताएं, हाथी गुफा अभिलेख यह किस शासक से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है खारवेल, राजा खारवेल से संबंधित है। वहीं बताएं जूनागढ़ अभिलेख यह किससे संबंधित है? रुद्रदामन। किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। चलिए आप लोग बताएं, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो नरेश यशोवर्मन से। नरेश यशोवर्मन का संबंध मंदसौर अभिलेख से है। अच्छा, आप लोग बताएं, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो गौतमी बलश्री से। वहीं भीतरी अभिलेख जो है उसका संबंध स्कंदगुप्त से है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? तो अंग को मगध में मिलाया था बिंबिसार ने। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल को जो है अंग में मिलाया था। बहुत बार एग्जाम में इससे प्रश्न आए हैं। अंग को मिलाया था बिंबिसार ने, वैशाली और कौशल को मिलाया था अजातशत्रु ने, और शिशुनाग ने किसे मिलाया था? तो अवंती को शिशुनाग ने मगध में मिलाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, मिलान करना है पवन उससे संबंधित क्षेत्र। तो देख लेते हैं इसका आंसर। फॉन अल्फास पर्वत। वहीं बात करें सिमून या अरब रेगिस्तान, चिनुक एंडीज पर्वत, अजोंडा यूएसए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों का, ये पूर्वोत्तर राज्य है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? यानी उत्तर से दक्षिण पूर्वोत्तर राज्यों का सही क्रम, ये वाला जो पोर्शन है इसका सही क्रम हम लोग को बताना है। तो सबसे उत्तर में है कौन सा? अरुणाचल। इसका ट्रिक है अनाम मित्र इसका ट्रिक है अनाम मित्र। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, नौ से नागालैंड, मो से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसके बाद भी रहता तो त्रिपुरा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इसका विस्तार झारखंड राज्य में नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? तो व्यास और सतलज के संगम पे बनाया गया है इंदिरा गांधी नहर। और इस नहर से 3 राज्य लाभान्वित हैं, पंजाब,
राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। अच्छा, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कहा गया ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर से सिंधु, झेलम JCR और रावी, ऊपर जो 3 नदियां हैं, इसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे की जो 3 नदियां हैं उसका जो है 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से कौन सा जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अच्छा, चलिए मैप में देख लेते हैं इस सब का पोजीशन कहाँ है, देख लेते हैं। तो ये हुआ मेरा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, और ये हुआ जो है ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसका मिलन बिंदु कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी पर। यही पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? यही पश्चिमी घाट को हम लोग कहते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। पूर्वी घाट को हम लोग महेंद्र पर्वत के नाम से भी जानते हैं। वहीं दक्षिण पूर्व ये वाला एरिया, ये कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहलाता है? कोरोमंडल। और ये वाला क्षेत्र ये कोंकण कहलाता है, और ये केरल वाला क्षेत्र ये मालाबार क्षेत्र कहलाता है। ये हुआ डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ हो गई, विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ हो गई, उसके दक्कन पास और विंध्य के बीच में है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और छोटा नागपुर का पठार ये हो गया, जहाँ झारखंड और लगभग कह सकते थोड़ा सा इसमें पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र आता है। तो ये था पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है। तो आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है अपस्फीति से। ऑप्शन नंबर ए। किससे? अपस्फीति से। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर्व राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ये कौन सा कर्व दर्शाता है? ये दर्शाता है लोफर कर्व। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? लोफर कर्व। चारों ऑप्शन को समझ लीजिए। लगभग इकोनॉमिक्स से प्रश्न अगर आएंगे तो इससे प्रश्न आते ही हैं, समझ लेते हैं। तो लोफर कर्व हो गया, कर दर और कर्व राजस्व के बीच को संबंध को दर्शाते हैं। वहीं कुर्जेंट्सबर्ग, कुर्जेंट्सबर्ग इसमें जो है आय वितरण की विषमता को दर्शाते हैं, आय वितरण की विषमता को दर्शाते हैं। वहीं फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स कर्व इसमें मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाते हैं, और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। वहीं लॉरेंज कर्व, तो लॉरेंज कर्व आर्थिक विषमता का माप होता है, यानी आर्थिक विषमता को दर्शाते हैं। लॉरेंज वर्ग आर्थिक विषमता को दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी IMF के द्वारा। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। कहाँ? वाशिंगटन DC यानी अमेरिका की राजधानी। वहीं इसका कार्य क्या होता है? तो सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन करना, और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद करना इसका उद्देश्य होता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका उपकरण नहीं है। अच्छा, राजकोषीय नीति क्या है? तो लोक व्यय, काराधन, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंध से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता, उत्पादन, रोजगार, आर्थिक क्षमता आदि को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे बजटरी नीति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये था एडिटोरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पूरा वीडियो अच्छा से देखिए और आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई को भी चीज़ों को अटैच करके पढ़िए, मैंने उससे रिलेटेड एक प्रश्न से रिलेटेड और कम समय में कितना प्रश्न को हम लोग याद कर सकते हैं। तो चीज़ों को जब आप रिलेट करने लगेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।